We are going to study today the radioactivity. Okay, and as I already told you before, the radioactivity means it is the disintegration of the nuclei. तो न्यूक्लियस के अमाउंट का कम होना. तो जब भी मेरे पास न्यूक्लियस का अमाउंट कम होता है तो उसमें से कौन कौन सी रेडिएशन निकलती है. तो मेरे पास अल्फा रेडिएशन निकल सकती है, मेरे पास बीटा रेडिएशन निकल सकती है और गामा रेडिएशन निकल सकती है. तो जब भी मेरे पास जैसे एक एक हम ना एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे हमारे जैसे यूजुअली वॉशरूम के अंदर हम ऑर्डिनल यूज करते हैं. तो ऑर्डिनल जो दैट इज अ स्मेलिंग कंपाउंड, तो उसका अमाउंट टाइम टू टाइम कम होता रहता है, राइट. 2 दिन बाद आता है तो थोड़ा हो गया, 4 दिन बाद आता है तो और कम हो जाता है, एक हफ्ते बाद और हो जाता है, राइट. तो उसी तरीके से न्यूक्लियस जो होती है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की, तो वो डिसइंटीग्रेट करती है. डिसइंटीग्रेशन का मतलब ज्यादा होना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब टाइम टू टाइम कम होते रहना, राइट. तो वो इस तरीके से कम होता रहेगा. तो अब जो ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो रिलीज होती हैं इस डिसइंटीग्रेशन के बाद न्यूक्लियस में से, तो उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या है. व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज बीटा पार्टिकल, व्हाट इज गामा पार्टिकल. तो हमने क्या करा, हमने एक एक्सपेरिमेंट करवाया, राइट. तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले हमने अल्फा पार्टिकल दिए. तो अल्फा पार्टिकल सारे के सारे कहाँ चले गए, किस साइड चले गए, वो सारे के सारे किस तरफ बैंड हुए, नेगेटिव की तरफ. वी कैन सी दैट. तो ये जितने भी अल्फा पार्टिकल है वो सारे के सारे किस साइड चले गए, इस नेगेटिव की साइड. तो ये जो नेगेटिव की साइड चले गए, तो इसका मतलब वो तो अल्फा पार्टिकल अगर नेगेटिव की साइड जा रहे हैं तो वो खुद क्या होगा, तो इसका मतलब वो खुद होगा पॉजिटिवली चार्ज, राइट. तो इट मीन्स वो अपने आप में ही क्या है, वो अपने आप में एक पॉजिटिवली चार्ज. अब बात की जाएगी, अगर मेरे पास ये जो अब मेरे पास एक प्लेट थी पॉजिटिवली चार्ज, जब मैंने बीटा पार्टिकल्स दिया, तो मैंने बीटा पार्टिकल दिया तो वो सब के सब कहाँ शिफ्ट कर गए, पॉजिटिव की साइड. तो अगर वो पॉजिटिव की साइड कर गए तो इसका मतलब वो खुद क्या है, तो बीटा पार्टिकल अपने आप में खुद क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज, इजंट इट. तो बीटा पार्टिकल अपने आप में क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं. फिर जब हमने अल्फा पार्टिकल दिया, तो अल्फा पार्टिकल ना तो पॉजिटिव की तरफ गया ना नेगेटिव की तरफ गया. इट मींस जब वो किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो वो खुद क्या होगा, न्यूट्रल होगा ना. वेरी सिंपल. तो इसका मतलब जब भी मेरे पास न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो डिसइंटीग्रेशन के बाद फाइनली अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं. और ये सब हमें किसने बताया था, बैक्वेरेल ने. तो बैक्वेरेल ने ही हमें बताया कि ये जो डिसइंटीग्रेशन के बाद रेडिएशंस आ रही हैं, तो इन्हीं रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं, बैक्वेरेल रेडिएशन और बैक्वेरेल रेज. तो ये जो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल और ये सब जो आ रही है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सो वी कैन से दैट दीज आर कॉल्ड बैक्वेरेल रेज. तो बैक्वेरेल का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है रेडियो एक्टिविटी के अंदर. Okay, so this is basically about the radioactivity. If I ask simple one thing, can any chemical physical activity can affect the radioactivity? No. Radioactivity होनी है तो वो होकर ही रहेगी. Okay, so radioactivity, what is phenomena? So we can say that what is radioactivity? So it is the spontaneous disintegration of the nucleus of an atom with the emission of penetrating radiation. और penetrating radiation कौन कौन सी होती है, अल्फा बीटा गामा. सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग रेडिएशन कौन सी होती है, गामा. वी विल डिस्कस इट. एंड देन बीटा एंड देन अल्फा. ओके, so let's talk about certain properties of alpha particle and then beta and then gamma. So now we are going to study about the properties of alpha beta gamma, right. So if I talk about the alpha particle, so these are the positive charge particle, right, which are identified as the nuclei of what, helium nuclei. So these are the positively charged particle and they are identified as the helium nuclei, right. So why, if they are positively charged, so of course it will be deflected by the electric and magnetic field. Am I right, everybody? Why? Because it is positively charged. So if it is positively charged, so obviously electric and magnetic field can deflect them. Okay, whenever any charge is there, so of course it will be deflected by electric and magnetic field. And but if I talk about velocity, so its velocity is 1/10th of the velocity of light. So if you have a 3 to 10 की power 8 meter per second, so it means the velocity is 1/10th. Okay, now if I talk about the alpha particle, so yes, alpha particle produce the heating effect, okay, on the body because it has some heating the substances property.
Now, if I talk about the ionizing power, so ionizing power, the alpha particle can ionize the any gases in the atmosphere. Suppose if in the atmosphere there are so many gases, so this alpha particle can ionize them. It can break the molecules. It can break the compound which are in the atmosphere. Okay, because of the radiation. So they can ionize. So it has the maximum ionizing power. ओके, जैसे हमारे पास टावर्स में भी लिखा रहता है लाइक आयनाइजिंग पावर इज क्वाइट हाई, तो इट मीन जो रेडिएशन आ रहे हैं टावर से भी, तो वो भी क्या कर सकते हैं, गैसेस को आयनाइज कर सकते हैं. ओके, so they also have the some ionizing power. Now and last one, it can easily absorb by the matter, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल. तो हमारे पास ये जो गैसेस है वो आई मीन ये जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब भी की जा सकती है एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर. तो जैसे जब भी हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, तो वहां पे अगर रिएक्शन को कंट्रोल करवाना होता है काफी ज्यादा अमाउंट में, तो वी आल्सो यूज एल्यूमिनियम फॉइल. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Now, so if I talk about here, okay, so we are done with the alpha particle, and now if I talk about the beta particle, so what is beta particle? Beta particle is just like the electron of the nuclear energy, right? So I told you the alpha particle is just like the helium particle, right? Helium nuclei. तो हीलियम का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 एंड मास नंबर होता है 4. तो इसका मतलब कहीं से भी अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है किसी भी एटम से या किसी भी एटम के न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस के अंदर कितनी कमी हो जाएगी? तो उसका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा बाय 2, राइट, डिक्रीज बाय 2, एंड मास नंबर इट वुड बी डिक्रीज बाय 4, राइट. क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं न्यूक्लियस हूँ और मेरी बॉडी में से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो अल्फा पार्टिकल का खुद का मास क्या होता है, खुद का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 and 4. तो अगर वो 2 and 4 मेरे से लेके निकलेगा तो मेरे पास तो कम हो जाएगा ना. इसका यूज हम अभी आगे जाके करने वाले हैं, राइट. और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो अगर देखो मेरी बॉडी में से अगर नेगेटिविटी जाएगी तो ऑब्वियस बात है इसका मतलब पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी. तो जब भी मेरी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो मेरा एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है बाय 1. ओके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ना, ठीक है. ओके, so it consists of the electron of the nuclear energy, and of course it is a negatively charged, so obviously it is deflected by the electric and magnetic field, right. तो ये negatively charged है हमारे पास. Of course, as I said, they can also ionize the gas but with the lesser ability of alpha particle. ठीक है, तो इसकी ionizing power alpha particle से कम होती है, ठीक है, but penetrating power ज्यादा होती है. ओके, ionizing means compound को तोड़ना, penetrating means किसी भी बॉडी के अंदर penetrate करना. So the penetrating power of beta particle is quite high, which is 100 times of the alpha particle. और ये बीटा पार्टिकल इतना छोटा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है ना, तो ऑब्वियसली बात है वो स्कैटर कर जाएगा, राइट. स्कैटरिंग मतलब फैलना है, पार्टिकल्स फैल सकता है इजीली. Now let's talk, I hope it is clear. Now if I talk about the gamma particles, so there is no charge as we have already studied in the experiment, right. तो हमने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि गामा पार्टिकल कहीं भी नहीं गया था. कैन यू जस्ट सी दैट? ये जो ये वाली रेज है, देखो ये दिस इज अल्फा, दिस गामा पार्टिकल, ये कहीं नहीं गया ना तो पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ. इसका मतलब दिस इज न्यूट्रल, so no charge, and of course if there is no charge so it is not deflected by magnetic and electric field, right. And it travel with the speed of light. Remember, they ionize the gas very slightly. तो इसका मतलब ionizing power ज्यादा किसकी होती है? अल्फा की, then बीटा की, and then गामा की. तो इसकी ionizing power 10,000 times कम होती है, लेकिन remember but the penetrating power is very high. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे अल्फा और बीटा पार्टिकल के बारे में, सो अल्फा बीटा पार्टिकल की दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो क्या है कि अगर मैं बात करता हूं आयनाइजिंग पावर की, सो यस गाइस, व्हाट डू यू थिंक? आयनाइजिंग पावर इज हायर फॉर व्हाट? तो आयनाइजिंग पावर किस चीज की ज्यादा होगी? कैन एनीबॉडी टेल मी? यस पीपल. So now, if I talk about the very important phenomena, and what is that phenomena? It is the ionizing power. So if I talk about ionizing power, usually like कहीं पे भी interview होता है, whenever we go for the interview for science faculty, so it is the favorite question from the radioactivity, ionizing power and the penetrating power. So these two terms are really really important, ionizing power and the penetrating power. Now, so yes, sometimes people also ask like can gamma radiation can be absorbed? So actually
ionizing power doesn't contain any charge, so as it doesn't contain any charge, so it is very difficult for the gamma to get like absorb. तो गामा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर किसी भी चीज पे चार्ज होगा तो उसको हम इजीली एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, लेकिन जिस पे चार्ज नहीं है, दैट इज अ न्यूट्रल, तो उसको एब्जॉर्ब करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, but yes, if I talk about the like can it affect any like photographic plate, of course yes. तो जैसे हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं, तो ये गामा पार्टिकल हमारी फोटोग्राफिक प्लेट्स को खराब कर सकती हैं, ठीक है। और पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज्यादा है, तो अगर हम एब्जॉर्ब करवाने की बात करेंगे तो वो एब्जॉर्ब क्या इतनी पावर इतनी ज्यादा हाई है, राइट, तो एब्जॉर्ब करवाएंगे लेकिन वहीं से ही पेनिट्रेट करके भी जा सकता है, तो दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू एब्जॉर्ब द दैट गामा पार्टिकल। तो नाउ एंड इफ आई टॉक टू द मेन थिंग, तो आयनाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, गामा एंड देन बीटा, सॉरी अल्फा एंड देन बीटा एंड देन गामा। ओके, गामा एंड बीटा समटाइम्स सिमिलर जैसा लगता है, बट रिमेंबर गाइस, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम, सो बेटर टू राइट अगेन। सो आयनाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, अल्फा की, देन बीटा की एंड देन गामा, right? And if I talk about the penetrating power, so of course penetrating power is higher for gamma and then beta and then alpha. तो बीटा हमेशा बीच में रहता है। Is that clear to everybody? अब हमारे पास सिंपल अगर मैं यहाँ पे कुछ लॉस लेके चलता हूँ, तो मैंने बताया था कि जो देखो जब भी मेरे पास अल्फा पार्टिकल निकलता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो जब भी मेरे पास अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4, एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, राइट। तो अगर आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, और अगर आपके इस न्यूक्लियस ने क्या चीज रिलीज करी है, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज किया है, तो एक अल्फा पार्टिकल उसने रिलीज किया है, तो बताओ इस न्यूक्लियस पे कितनी चीज की कमी हो जाएगी, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 2 टाइम्स, आई मीन 2 डिक्रीज कर दोगे बाय 2 टाइम्स नहीं, तो कितना नंबर कम हो जाएगा मेरे पास, एटॉमिक नंबर हो जाएगा उसका 2 कम हो जाएगा, राइट। और उसका मास नंबर कितना कम हो जाएगा, तो उसका 4 मास नंबर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद ही उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसका मास नंबर 4 होता है, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, इट इज जस्ट लाइक द हीलियम। तो इफ इट इज जस्ट लाइक द हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है, तो अगर न्यूक्लियस से ये चीज निकल के आएगी बाहर, तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 2 कम होगा, मास नंबर 4 कम होगा, राइट। सिंपल है ना भाई। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 100 रुपए है, अब 100 रुपए तो मान लो, अब और मेरे पास 100 रुपए, मेरे पास 100 रुपए और 200 टॉफियां है, तो एक एक किसी बच्चे ने मेरे से मान लो 5 टॉफी ले ली और 10 रुपए छीन लिए मेरे से, तो मेरे पास टॉफी कितनी थी 200, तो अगर 5 टॉफी उस बच्चे ने ली तो मेरे पास टॉफी कितनी बची 195, राइट। और पैसे उसने मुझसे 10 रुपए ले लिए, तो मेरे पास पैसे कितने बचे 90, ठीक है। तो वही वाली बात तो हो गई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकला है तो वो कितना निकला है 4 और 2, तो ऑफ कोर्स ही बात है न्यूक्लियस में 4 और 2 की कमी देखने को मिलेगा, राइट, इजंट इट। अब अगर मैं बात करता हूँ बीटा पार्टिकल की, तो बीटा पार्टिकल किसके जैसा होता है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन के जैसा, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो खुद ही नेगेटिव होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन खुद ही नेगेटिव होता है तो इसका मतलब वो तो क्या है, वो तो चीज बढ़ा के जाएगा, राइट। तो एटॉमिक नंबर कितने टाइम्स बढ़ जाएगा मेरा भाई, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, और उतने प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर एक नेगेटिव निकला है तो एटॉमिक नंबर कितने टाइम्स बढ़ जाएगा मेरे पास, 1 टाइम्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो अगर ये निकलेगा तो एटॉमिक नंबर मेरा 1 बाय इंक्रीज कर जाएगा बाय 1, ओके। लेकिन अगर मेरे पास न्यूक्लियस से क्या निकल रहा है, गामा पार्टिकल निकल रहा है, तो अगर न्यूक्लियस से मेरे पास गामा पार्टिकल निकल रहा है तो नो अफेक्ट, कुछ नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे एटॉमिक नंबर के अंदर एज सच कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। आई होप एवरीबडी गॉट द पॉइंट। तो ठीक है, हमने इतना देख लिया कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है
अगर वो निकालेगा अल्फा पार्टिकल तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, मास में 4 की कमी। न्यूक्लियस ने अगर बीटा पार्टिकल निकाला तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। और अगर गामा पार्टिकल निकाला तो कुछ भी नहीं होता, राइट? सो हियर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास कैसे कैसे होता है, राइट? मान लो आपके पास एक न्यूक्लियस थी, ठीक है, और वो न्यूक्लियस ने बेसिकली क्या करा, मेरे पास वो उसका जो जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ए से कर रहे हैं, ठीक है। ए ने क्या करा, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज कर दिया। तो ए ने जब अल्फा पार्टिकल रिलीज कर दिया तो वो खुद क्या बन गया, A1 मान लो। इस A1 ने क्या करा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, उसने बीटा पार्टिकल रिलीज करा तो वो क्या हो गया, A2। फिर उसने अल्फा पार्टिकल रिलीज कर दिया तो अब वो क्या बन गया मेरे पास, A3। उस A3 ने फिर से मेरे पास एक गामा पार्टिकल रिलीज कर दिया तो वो क्या बन गया मेरे पास, A4, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द A1, A2 एंड A3 एंड A4 निकालो। लेकिन हमें एक तो देगा वो एटलीस्ट। अगर हमें यही नहीं पता कि A क्या है तो हम बाकी कैसे निकालेंगे? तो मान लो अगर आपको देखो एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं, मास नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं, राइट? यू हैव नो, आई गेस यू नो इट। तो अगर मेरे पास मान लो ये क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो मेरे पास कितना दे रखा है, मान लो 72, और इसका जो मास नंबर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 180। ओके, तो एटॉमिक नंबर 72, मास नंबर 180। तो अगर हमारे पास इसका मास नंबर 180 है, एटॉमिक नंबर 72 है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? आई टोल्ड यू ना एवरीबडी कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। तो फिर A1 कितना बचेगा? यस। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ये मेरे पास अगर 180 है और ये मेरे पास 72 है, तो अगर एक अल्फा पार्टिकल निकला है, अल्फा पार्टिकल एक तरह से किसके जैसा होता है, हीलियम के जैसा। तो अगर उसने हीलियम निकाला है जिसका मास नंबर 4 और 2 है, तो 4 और 2 की कमी आ जाएगी, राइट? तो ये कितना बचेगा मेरे पास, 176, और ये कितना बचेगा, 70, राइट? A1। अब A1 से बीटा निकला है, बीटा एक तरह से किसके जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के जैसा। तो अगर मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है विच इज नेगेटिव, तो मेरे पास क्या बढ़ जाता है, मैंने बताया था एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, रिमेंबर गाइस, मैंने अभी बताया था ये। तो 70 से मेरे पास क्या हो जाएगा, 71, और मास नंबर उतना का उतना ही रहता है, सिर्फ एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अब मैंने क्या लिखा हुआ ऊपर, फिर से अल्फा। ओ माय गॉड, अगर फिर से मैंने अल्फा लिखा हुआ है तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से एक हीलियम निकालना पड़ेगा, राइट? इजंट इट? तो ध्यान रखें, अल्फा गामा एक जैसा लगता है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? बहुत बच्चे हो जाते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो एक जैसा ही है। नहीं, अल्फा ऐसे, गामा ऐसे। तो अब मेरे पास A3 कितना हो जाएगा, तो 176 में से 4 निकल गया तो बचा कितना, 172, राइट? और A2 ये मेरे पास 2 था, राइट? ये जो एटॉमिक नंबर है 2, तो 71 में से 2 निकल गया तो बचा कितना मेरे पास, 69 बचेगा, राइट? यस और नो? ओके, तो ये मेरे पास A3 हुआ। अब ये जो गामा है और ये मेरे पास ये बचा है, तो गामा में क्या कोई चेंज आता है मेरे प्यारे बच्चों? तो गामा के अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं आता, जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। तो दिस इज गामा। If it was 72, so it is 72 now, and if it was 69, and it will remain the 69. Is that clear to everybody? Yes. Is it clear? So this is so it means we can say that. So what is the value of A4? A4 is 172 and it's 16. I mean the 69. So here if I start with the like at how much rate the number of nuclei is disintegrating per second, किस रेट से मेरी रेडियो एक्टिविटी टेक प्लेस हो रही है, किस रेट से मेरे पास ये काम चल रहा है। देखो जैसे कि मैंने बताया था, जो रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं वो ऑब्वियसली बात है अनस्टेबल होते हैं, तभी तो वो डिके करते हैं, तभी तो उनका डिसइंटीग्रेशन होता है। अगर वो स्टेबल होते तो वो डिसइंटीग्रेशन क्यों करते? तो फिर तो वो वैसे के वैसे ही रहते, राइट? तो जो न्यूक्लियस होती है वो मेरे पास अनस्टेबल होती है, और अनस्टेबल होती है, और जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो एकदम रैंडम होता है, वो फिक्स नहीं होता, वो एकदम ऐसे बता के नहीं आएगा कि हम इस टाइम होना है, तो वो एकदम रैंडम होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है? और जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो फिजिकल और केमिकल कंडीशंस को से इंडिपेंडेंट होता है, कोई केमिकल कोई फिजिकल कंडीशन उसको अफेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है?
तो अगर उसे होना है तो वो होके रहेगा। तो मान लो अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस थी, ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इसका जो इनिशियल अमाउंट है वो मान लो मेरे पास है एन नॉट, ठीक है, और कुछ टाइम बाद, एक पर्टिकुलर टाइम बाद, ठीक है, जब हम आए तो हमने देखा उसका अमाउंट सिर्फ कितना सा रह गया, एन। तो कुछ टाइम बाद जब हम आए तो उसका अमाउंट कुछ कम रह गया, दैट इज एन। तो पहले क्या था, एन नॉट, और अब कितना रह गया, एन रह गया। तो अब जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है ना, जो कि पर सेकेंड डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, उसे मान लेते हैं हम डीएन। तो देखो हमारा ये तरीका होता है किस रेट से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो अमाउंट तो कम हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन। सो इट वुड बी इक्वल टू dn by dt। ये d by dt का मतलब क्या है, किस रेट से न्यूक्लियस खत्म होती जा रही है, किस रेट से न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो उस चीज के लिए हम क्या लेते हैं, d by dt, ओके, इट मींस माइनस का dn by dt। और रेडियो एक्टिविटी जो लॉ है मेरे पास, तो अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिविटी लॉ, तो वो हमको क्या कहता है, जो रेट ऑफ डिके होता है किसी भी न्यूक्लियस का एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो रेडियो एक्टिविटी का जो मतलब रेट होता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, जो राइट नाउ अनडिकेड न्यूक्लियाई मेरे पास बची है, जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई मेरे पास बची है। ओके, सो वी कैन से दैट माइनस dn by dt is directly proportional to the original number of nuclei. So minus dn by dt is directly proportional to the original number of nuclei. तो जिस रेट से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब जिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यूक्लियस कितना अमाउंट से कम हो रहा है, कितनी जल्दी चल रहा है, और वो किस पे डिपेंड करता है कि राइट नाउ कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे मान लो अभी मेरे पास बची हुई न्यूक्लियस कितनी है, 100, और इस साइड मेरे पास है 200। तो किसके अंदर ज्यादा रेट बढ़ेगा, जो ज्यादा रेट बढ़ेगा मेरे पास 200 के अंदर। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा न्यूक्लियस उतना ज्यादा मेरे पास इसका रेट, जिस रेट से वो चल रहा होगा। तो माइनस का dn by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। और हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट, राइट। So we have to put a constant here. So it would be lambda, which is a disintegration constant. dn by dt is equal to, so we are putting a constant, this is lambda, and this lambda is what? This is the disintegration constant. Disintegration constant. So whenever we remove proportionality sign, so we will put a constant which is called disintegration constant. So finally मेरे पास एक इक्वेशन क्या बनकर आ गई, you can see that, so it is dn by dt, or we can remove the minus sign to that side, okay, after equal to, so we will say that जो rate होता है, the rate of disintegration is equal to minus का lambda n। yes or no everybody? तो जो मेरे पास एक लॉ निकल के आया है विद द हेल्प ऑफ अ रेडियोएक्टिविटी डिके लॉ, तो उससे हमारा ये निकल के आ गया कि जो dn by dt होता है वो माइनस का लैम्डा dt, लैम्डा n होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीबडी। सो वी हैव फाइनली सीन दैट जो रेट है, तो इट इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा n। तो अब इसी चीज का यूज करके हम एक इक्वेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं। तो व्हाट वी हैव ड्राइव टिल नाउ, तो dn by dt जिस रेट से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, so that is equal to माइनस का लैम्डा n। अब एक काम करते हैं, इस n को n के पास ले आते हैं, ये dn है और ये n है, इस dt को उधर ले जाते हैं, तो बिल्कुल क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो dn by n इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा dt। भाई सिंपल है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में आता है। अब ये बहुत, इट इज बेसिकली फॉर एन इंस्टेंट, इट इज बेसिकली फॉर द स्मॉल अमाउंट। अब अगर मुझे पूरा पूरा अमाउंट चाहिए तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, सो वी कैन राइट इट आल्सो लाइक आफ्टर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का साइन कैसे होता है, ऐसे। सो आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, यू कैन राइट इट आल्सो हियर, ओके, लाइक इंटीग्रेशन वी आर डूइंग। तो इंटीग्रेशन के बाद, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मेरे पास dn by n होता है, इट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये dn by dn जो होता है, ये मेरे पास क्या होता है, log n। अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dt by dt, तो वो हो जाएगा log t, ओके। तो ये dn by n जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज log n। सो वी कैन राइट इट हियर, इट बिकम्स log n, ओके।
इट इज इक्वल टू, देखो माइनस लैम्डा तो कांस्टेंट होता है, dt का इंटीग्रेशन हमेशा होता है t, एंड जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमें कांस्टेंट टर्म लेना ही होता है, ठीक है, वो कंपलसरी होता है हियर, ओके। तो हमारे पास जब भी हम इंटीग्रेशन लेंगे, जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में भी आ जाएगा कि इसी क्यों लिया जाता है, ओके। तो ये मेरे पास फाइनली क्या इक्वेशन बनकर आई, log n इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा t इज इक्वल टू 0। अब ये c की वैल्यू क्या है, तो देखो c की वैल्यू मेरे पास है, देखो जब हमने ये स्टार्ट किया था, जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो टाइम इज इक्वल टू हम कितना लेके चलते हैं 0, तो हमें log c की वैल्यू निकालनी है। तो log c की वैल्यू क्या एक तरह से क्या है कि जब टाइम 0 था तो बताओ log c कितना रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है, तो अब तो आपको t इज इक्वल टू 0 रखना है। जब t इज इक्वल टू 0 था तो न्यूक्लियस का अमाउंट कितना था, n नॉट। तो जो n था वो मेरे पास क्या बन जाएगा, n नॉट इनिशियल अमाउंट। तो जरा अब ये इसके अंदर पुट करते हैं, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो जब मैं ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई तो मान लो अगर मैं इसके अंदर अगर मैं क्या रखूं, t इज इक्वल टू 0 रखूंगा और n को n नॉट रख दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऑफ कोर्स इट विल बिकम log n नॉट। t जो 0 रखा तो पूरा 0 हो गया और ये आ गया c। तो बताओ मेरे पास c की वैल्यू आई या नहीं आई। आफ्टर पुटिंग अ वैल्यू t is equal to 0, n is equal to n नॉट। जब t is equal to 0 था, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करी तो इनिशियल अमाउंट कितना था, n नॉट था, तो वो मैंने पुट कर दिया, राइट। तो जब मैं c की वैल्यू को इसके अंदर पुट करूंगा तो फाइनली ये मेरे पास क्या बन जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा, अगर मैं 1 के अंदर पुट करूंगा तो जब मैं ये वाली वैल्यू को फाइनली c की वैल्यू को इसके अंदर पुट करूं तो ये 1 इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 बिकम्स, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, log n नॉट इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा टी, और ये c क्या बन जाएगा मेरे पास, log n नॉट। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ये c इज इक्वल टू log n नॉट है ना, तो मैंने तो c की वैल्यू रखनी थी ना, मुझे इसकी वैल्यू नहीं रखनी थी। log n तो n ही रहेगा ना, राइट। तो log n तो n ही रहेगा, ये c की वैल्यू रखनी थी मुझे, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log n नॉट, ओके। तो n वो ही रहेगा, ठीक है, वो तो मैंने पहले t की वैल्यू करके निकाला तो इसलिए मैंने रखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 इक्वेशन के अंदर मैंने पुट करा तो ये क्या बन जाएगा, log n इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस का log n नॉट। एक काम करते हैं, अगर इस log को इधर लेकर आ जाओ लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, log n माइनस का log n नॉट इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा टी। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होता है कि जब भी log माइनस में होता है तो उसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। जैसे मैं बोलूँ log a माइनस log b, तो उसका मीनिंग क्या होता है, log a बाई b। तो सेम इसी तरीके से मेरे पास क्या बन जाएगा, log n अपॉन में n नॉट, log n अपॉन में n नॉट, और ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा टी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर इट इज गिवन टू यू log a माइनस का log b, सो यू विल से log a बाई b, ओके। तो अब एक काम करते हैं, मेरे पास ये आ गया, राइट। देखो जब भी हम इस log को, ये log की पावर एक्चुअली जो है ना एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में, तो log की पावर, log की बेस e एक्सपोनेंशियल है, तो जब हम इसको वहां पे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, e उधर चलेगा, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा टी आ जाता है, इट इज द प्रॉपर्टी। अगर आप इस log को, जो log e है एक्सपोनेंशियल, हम जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इट इज द एक्सपोनेंशियल की पावर, जो बेस में होता है वो पावर बन जाता है e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो ये log जो मेरे पास e था, log e अगर उधर जाएगा राइट साइड तो इट बिकम e, और जो भी था पहले से वो पावर बन जाएगा। अब इस n नॉट को उधर ले जाओ मल्टीप्लाई करके, तो फाइनली मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, एंड इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन व्हिच इज यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, कि प्रूव करके दिखाओ कि जो मेरे पास आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम t जो न्यूक्लियस बची है, इट इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनटू e की पावर माइनस लैम्डा टी। या कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि जैसे मान लो एक न्यूक्लियस थी इनिशियल n नॉट और आप 1 घंटे बाद आए, तो वो ओरिजिनल से कितने टाइम्स हो जाएगा, तो वो ओरिजिनल से e की पावर माइनस लैम्डा टी टाइम्स हो जाएगा, राइट। देखो ना, ये ओरिजिनल से इतने टाइम्स टाइम्स तो हो रहा है मल्टीप्लाई तरह से, ठीक है। तो इतना टाइम जो मेरे पास बनकर आया है e की पावर माइनस लैम्डा टी, गॉट इट। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटिंग द radioactive decay, okay, and it is giving the number of active nuclei left after a time t.
So how much like how many number of nuclei left after time t? So it is the e की power minus lambda t times the original. Okay, so this is basic equation and I guess you should know it. This is quite important derivation which is usually asked in the examination. So finally हमने ये इक्वेशन पढ़ ली है, n is equal to n naught e की पावर माइनस लैम्डा t, मतलब कितनी न्यूक्लियस बची है ओरिजिनल की e की पावर माइनस लैम्डा t टाइम्स बची है। अब ना हमारे पास यहाँ पे ये भी आता है कि जैसे मान लो पहले आपके पास ओरिजिनल थी, राइट? ओरिजिनल के बाद हमने क्या क्या देखा कि ओरिजिनल के बाद हमारे पास जो है, देखो अगर हम मान लो यहाँ पे एक ग्राफ शो करके देखो, ठीक है, कि बताओ कितने टाइम बाद न्यूक्लियस कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, किस तरीके से ये करती जा रही है। तो देखो हमें ना एक चीज याद रखनी है, क्या कि जो मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस कम होती जा रही है, ऑफ कोर्स सेम लाइक दी ऑर्डोनेल, जैसे ऑर्डोनेल भी कम होती रहती है, राइट? तो न्यूक्लियस मेरे पास न्यूक्लियस का अमाउंट कम होता जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस वर्ड होता है कि हाफ लाइफ। अगर आपके पास इनिशियल अमाउंट n नॉट था तो ऑब्वियसली बात है फिर कुछ टाइम बाद n नॉट बाई 2 भी होगा। अब n नॉट बाई 2 से सीधे वो जीरो नहीं होगा, n नॉट बाई 2 से वो अमाउंट कितना होगा, n नॉट बाई 4 होगा, फिर वो n नॉट बाई 4 से n नॉट बाई 8 होगा, फिर n नॉट बाई 16 होगा। जैसे 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, ठीक है, 25 का आधा फिर मेरे पास और 6.25, इस तरीके से कम होता रहेगा, राइट? तो ये जो मेरे पास अमाउंट है, तो ये अमाउंट इस तरीके से फाइनली मेरे पास कम होता रहता है, ठीक है। तो अब मान लो अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ कि मेरे पास ये है नंबर ऑफ अनडिकेट न्यूक्लियाई, अनडिकेट न्यूक्लियाई मतलब खत्म होती जा रही है, कितनी बची है एक्चुअली अनडिकेट न्यूक्लियाई, और यहाँ पे मेरे पास मान लो दे रखा है टाइम, ठीक है, इस तरीके से टाइम दे रखा है, ओके। तो मान लो ये मेरे पास है टी, देखो हम टी हाफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हाफ क्या होता है, एक वो टाइम जिसमें मेरे पास न्यूक्लियस क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 टी की हाफ, ये मेरे पास है थर्ड हाफ लाइफ टाइम, ये मेरे पास है फोर्थ हाफ टाइम। टी 1/2 का मतलब क्या है, टी हाफ, तो मेरे पास हाफ लाइफ देखी जा रही है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं एक ऐसा ग्राफ बनाऊं, तो अगर मैं किस तरीके से ग्राफ बनाऊंगा, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि न्यूक्लियस मेरे पास क्या करती जा रही है, खत्म होती जा रही है ऐसे। तो पहले मान लो उस वो कितनी न्यूक्लियस हुई, टी हाफ पर, देखो ये टी हाफ है, तो टी हाफ में मान लो वो मेरे पास पहले ओरिजिनल न्यूक्लियस थी n नॉट, तो टी हाफ पहली हाफ लाइफ आई, तो पहली हाफ लाइफ पे n नॉट कितनी हो जाएगी, n नॉट बाई 2। फिर ये दूसरी हाफ लाइफ आई, तो दूसरी हाफ लाइफ पे कितनी न्यूक्लियस हो जाएगी, n नॉट बाई 4। भाई यही तो हुआ, देखो मान लो ये 100% है, तो 100 का कितना हुआ 50, 50 से कितना हुआ 25, 25। अब जब थर्ड हाफ लाइफ आएगी तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास n नॉट बाई 8। फिर जब ये वाली हाफ लाइफ आएगी तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास n नॉट बाई 16। तो ऐसे करते करते मेरे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, राइट, n नॉट बाई 32। आर यू गेटिंग? सो दिस इज हाउ एक्चुअली, सपोज करो ये मेरे पास 100% था, तो अगर ये मेरे पास एक 100% था, तो अब कितना हो गया होगा 50, 50 का आधा कितना होता है 25, 25 का आधा कितना होता है 12.5, 12.5 का क्या हम आधा कितना कह सकते हैं 6.25। तो इस तरीके से करते करते वो मेरे पास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, गॉट इट? So this is how half life. So if I ask you what is a half life, so half life, so it is a time at which your original nuclei reduces to half, ठीक है। तो जब भी आपकी ओरिजिनल न्यूक्लियाई से हाफ न्यूक्लियस रह जाए तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज टी हाफ। और टी हाफ का मतलब, देखो हमेशा ध्यान रखना न्यूक्लियस में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम बोले 100 का आधा 50 और फिर 50 का आधा 0, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, न्यूक्लियस में टी का अगर 100 का आधा हुआ है 50, तो 50 का आधा कितना होगा 25, 25 का आधा होगा 12.5। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? आई होप कि सब लोगों को समझ में आ रहा है। तो एक फॉर्मूला जो कि बहुत बहुत न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, ठीक है। तो एक चीज का याद रखना, वो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, कि जो मेरे पास n होता है, ये मेरे पास क्या कितना बचा है, और ये n नॉट क्या है, ये मेरे पास कितना ओरिजिनल था, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 इंटू में स्मॉल n।
ये स्मॉल एन का मतलब क्या है कि कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है, ये वो है मेरे पास। तो n इज इक्वल टू एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। ठीक है, अब देखो इसका क्या फायदा है मेरे पास, ये जो मैंने लिखा है n इज इक्वल टू एन नॉट 1 की पावर हाफ, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी हाफ लाइफ मेरी हुई है। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो तो ये हम क्या कैसे बता पाएंगे, देखो जैसे मान लो मैंने बोला पहले मेरे पास कितनी थी 100% न्यूक्लियस थी, और अब कितनी बची है 25% न्यूक्लियस बची है, तो बताओ कितनी हाफ लाइफ हो गई होंगी। देखो बहुत आसान तरीका है, 100 से कितना होता है 50, और 50 से कितना हुआ है 25, तो देखो एक हाफ लाइफ यहाँ हुई टी हाफ, और एक हाफ लाइफ यहाँ हुई, तो टोटल हाफ लाइफ कितनी हुई है, दो। भाई एक ये रही और एक ये रही, तो दो हाफ लाइफ हुई है। तो अब इसका तरीका दूसरा तरीके से चेक करते हैं, कैसे। अभी मैंने फॉर्मूला बताया राइट, तो मैंने क्या बताया, n इज इक्वल टू एन नॉट इज इक्वल टू 1 की पावर हाफ, हाफ की पावर n। अब बताओ कितना रह गया है, हम इससे भी चेक करते हैं, 25 रह गया है, इनिशियल कितना था 100 था, और 1/2 की पावर n। अब इस वाली टर्म को भी ना 25 के टर्म्स में लेकर आओ, आई मीन 1/2 के टर्म्स में लेकर आओ, तो देखो 25 से ये कटेगा, तो कितना बचा 1/4। अगर ये 1/4 बचा है तो 1/4 को 1/2 के टर्म्स में कैसे लिख पाएंगे, तो इसका मतलब ये 1/2 की पावर 2 होगी, तभी तो ये 1/4 बचेगा। अब तुम्हें पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी इक्वल होती है, तो इसका मतलब जब ये भी 1/2 ये भी, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया राइट। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं कि कितनी हाफ लाइफ हुई है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। सो आई होप, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी क्वेश्चंस करेंगे, तो आई होप कि कैसे हम हाफ लाइफ निकालना है ये हम कर लेंगे। ओके, सो गाइस इट्स ऑल फॉर द टुडे, next portion will be taken in the next class. Okay guys, take care.